हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली एक क्लास होती है आपकी 7:30 बजे। ठीक है, शाम 7:30 बजे क्लास होती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हमारे चैनल पर आपको यहाँ पर हिंदी और आपकी जीके जीएस यूपी जीके, साथ में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, जो भी आपके यहाँ पर हैं सभी के यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। और डेली यहाँ पर कम से कम 8 से 10 वीडियो आपको दिए जा रहे हैं। तो आप जितना से जितना हो सकता है देखते रहिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इसके लिए आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए। देव जी के ट्रिक सर्च करेंगे टेलीग्राम से तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर लिंक मिल जाएगा जिससे आप देख सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और यहाँ पर पढ़ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो लाइक कर दें और चैनल को भी अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित की सीमा के अंतर्गत आता है। देखिए, बुंदेलखंड का नाम आपने सुना है, तो बुंदेलखंड जो आपका है ये इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, ये सोनभद्र, लगभग इन्हीं से आपका मिलता जुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्षेत्र जो आपका आता है ये आपका कहाँ से, यूपी और एमपी, इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश के जो राज्य के सर्वाधिक 11 जिले हैं वो आपके स्पर्श करते हैं, वो आपके बुंदेलखंड हो जाएंगे। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देख लीजिए, यहाँ पर आपके 7 जिले हैं, 7 जिले जो आपके हैं वो आपके नेपाल को स्पर्श करते हैं। इनमें से कौन कौन से जिले, तो आपका सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ये आपके कह सकते हैं कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं 7 राज्य, 7 डिस्ट्रिक्ट। तो इनमें से देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कौन सा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। ये सीतापुर ये नेपाल के साथ सीमा अपनी साझा नहीं करता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। देख लीजिए भाई, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर आपका जो स्थित आपका यहाँ पर कौन सा जिला है, ये जो जिला है आपका बलिया, याद रखिए बलिया है। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ये बलिया जिला देखा जाए तो बिहार की सीमा पर आपका स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय आपका स्थित है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, मतलब सिंपल सी बात आपको पढ़ना है कि राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, तो याद रखिए ये जो आपका है कहाँ पर, तो आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है आपके, तो लखनऊ में है। ऑप्शन आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अब लखनऊ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो देख लीजिए लखनऊ में कितने आपके संग्रहालय आपके स्थित हैं। तो याद रखिए संगठन और संग्रहालय, तो आपका आयुर्वेद रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग जब भी आए तो आपको कहाँ पहुँचना है, आपके लखनऊ में। भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ है, तो ये भी आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत जो नाट्य अकादमी वो आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है, तो ये भी आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है, ये भी आपके लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी आपके कहाँ पर है, लखनऊ में। और अगला है एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये भी आपके लखनऊ में। तो देख सकते हैं कि इतने आपके हैं जो आपके यहाँ पर संगठन आपके लखनऊ में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वो होता है जैसे दूसरे देश के साथ सीमा लगी है। तो यूपी की सीमा जो आपकी लगी है किसके साथ लगी है, तो ये लगी आपके नेपाल के साथ। अभी हमने बताया था कि यूपी के 7 जिले हैं जो आपके नेपाल को स्पर्श करते हैं। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और आपकी पीलीभीत। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये जो आपका है कौन सा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आईएमपी है, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये जो आपका है हरदोई, याद रखिए कौन सा आपका है, हरदोई है। हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश या कह सकते हैं जैसे कि मतलब इनके साथ आपका साझा नहीं करता है। हरदोई जो है, हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और दक्षिण में आपका उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आपकी नहीं लगती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर
कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। 7 नंबर। तो देखो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपका इलाहाबाद, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर और बांध, चित्रकूट, सोनभद्र, ये जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है आपका डी वाला अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ ये कह सकते हैं इसके साथ आपका सीमा नहीं बनाता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये जो आपका अलीगढ़ है आपके हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? देख लीजिए, भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को शामिल करती स्पर्श करती है, इनमें से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? तो भाई शामिल नहीं है तो यहाँ पर देखो उत्तराखंड के साथ, मध्य प्रदेश के साथ और झारखंड के साथ। झारखंड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यूपी से जुड़ा हुआ है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका जवाब कौन सा बनेगा यहाँ पर? बी वाला आपका उड़ीसा। भाई याद रखिए कि आपके यूपी की जो सीमा है वो आपकी 9 राज्य हैं केंद्र शासित मिलाकर, है ना। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इनसे जुड़ा है ना। उड़ीसा से नहीं जुड़ा है तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो यहाँ पर बताने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप सबको पता होगा कि आपके 75 जिले हैं। और अगर पूछे कि आपके मंडल कितने हैं, तो मंडल कितने हैं भाई? तो मंडल आपके यहाँ 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तो आपका हो ही गया था, यहाँ पर राज्यों की बात किया है। तो जवाब क्या बोलेंगे? जवाब यहाँ पर कुल सीमा जो आपकी है वो आपकी 9 को स्पर्श करती है। कितने को? तो आपके यहाँ पर 9 आपके राज्यों, जिनमें से आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, है ना, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगी हुई है एनसीटी को छोड़कर? तो यहाँ पर एनसीटी मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कैडेट कोड। ठीक है, नेशनल कैडेट आपकी क्रॉप्स, जो कि एनसीसी दिल्ली से है ना। तो इस कारण से देख सकते हैं कि जब ऐसा शब्द बोल दिया जाए डायरेक्ट कि आपके एनसीटी को छोड़कर, तब आप क्या बताएंगे? तो आपके यहाँ पर सी बताएंगे, 8 है। ठीक है, 8 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला आपका जनपद बताना है। इन 4 ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है, इन 4 ऑप्शन के अनुसार से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 12 वाले में देखिए, जो संत रविदास नगर है, ये जो आपका है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 1015 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर जो गौतम बुद्ध नगर है, इसका जो क्षेत्रफल है 1282 वर्ग किलोमीटर है। और अगर बात करें हाथरस का, तो हाथरस का जो आपका है वो 1840 वर्ग किलोमीटर है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज आपका है 2093, ठीक है, इतने वर्ग किलोमीटर है। तो इसके अनुसार से आप देख सकते हैं कौन सा आपका हुआ, कौन सा हुआ? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका संत रविदास नगर है। ठीक है, संत रविदास नगर है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये भी प्रश्न आप बता सकते हैं नॉर्मल सी, कि यहाँ पर आपका जो उत्तर प्रदेश का स्थान है यह आपका चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान है। पहला स्थान आपके राजस्थान का है, दूसरा आपके मध्य प्रदेश का, तीसरा आपका यहाँ पर महाराष्ट्र और चौथा स्थान आपका यूपी का आता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ आपकी हिमालय की चोटियाँ हैं, ठीक है, जो आपकी यूपी और आपके यहाँ पर किसी केंद्र से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर नंगा पर्वत जो आपका है वो कहाँ पर है? नंगा पर्वत यह आपके जम्मू कश्मीर में है। याद रखिए कहाँ पर आपके है, तो नंगा पर्वत आपके जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी कहाँ पर है? तो आपके उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा आपके कहाँ पर है? सिक्किम में है ना। तो इस कारण से आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? तो आपका यहाँ पर आपका बनेगा बी वाला 132 वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो भाई देख लीजिए, भारत में कौन सा राज्य है सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? राज्य की बात किया है ना, तो भाई उत्तर प्रदेश है। कौन है आपका? तो उत्तर प्रदेश है। ये आपका जो है अभी बताया कि हमने 9 राज्यों की स्पर्श करता है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को सीमा को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन हो जाएगा? आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये देखिए कि आपका ये प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है, और आपका ये प्रश्न कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरल भी लग गया है ना। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर पलाश है। याद रखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा।
और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके राजकीय से संबंधित वर्ड मिलते हैं कि राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु क्या है आपके यूपी का, तो आपका बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो राजकीय पक्षी क्या है आपका, तो सारस अथवा आपका क्रॉच हो जाएगा। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष आपका क्या है, आपका अशोक हो जाएगा। राजकीय पुष्प देखिए पलाश, या इसे हम लोग टेसू के नाम से भी जानते हैं, टेसू यहाँ पर होती है बड़ू की मात्रा। और अगर पूछे कि इसको मान्यता कब मिली थी, तो 4 जून 2011 से इसे राजकीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया था। राजकीय खेल की बात करें तो राजकीय खेल आपका क्या है, तो यहाँ पर हॉकी है। और अगर बात करें कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो भाई राजकीय चिन्ह आपने देखा होगा कि इस प्रकार से गोला बना होता है, और ऐसे एक आपके कह सकते हैं गंगा यमुना की आपकी कह सकते हैं नदी आती हैं, यहाँ पर आपका संगम होता है, 2 यहाँ मछलियाँ होती हैं, है ना, तो कह सकते हैं यहाँ पर आपका धनुष तीर होता है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पर दिया गया है कि एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, ठीक है। और यह चिन्ह जो स्वीकृत हुआ था वो आपके 1938 में स्वीकृत हुआ था। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बार बार घुमा घुमा कर पूछता है और जल्दी जल्दी में क्वेश्चन यहाँ पर गलती हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस, तो भाई उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, तो आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 24 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। तो देखिए पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, ठीक है, इसे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, और इसे उत्तर प्रदेश का जो नाम दिया गया वो कब दिया गया था। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया 24 जनवरी 1950, तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को नाम बदलकर ये किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है कि यूपी से उत्तराखंड को कब अलग किया गया, यूपी से उत्तराखंड को कब अलग किया गया था, तो वो भी डेट याद रखना कि 9 नवंबर को, ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को एक नया राज्य उत्तराखंड को बनाया गया था। कितने जिलों को काटा गया था, तो 13 जिलों को काटकर बनाया गया था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना। देख लीजिए, जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश आपका हुआ, नाम परिवर्तन हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन सा बना था, यहां पर बताना है। 19 का जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहां पर आपका बी वाला हो जाएगा आपके होरम सजी फिरोज शाह मोदी। याद रखिए ये क्वेश्चन गलतियां बहुत हो जाती हैं, है ना, क्यों, क्योंकि ये संयुक्त प्रांत से नाम परिवर्तन हुआ उत्तर प्रदेश, उसके बाद कह सकते हैं जो आपके पहले राज्यपाल बने तो वो आपके कौन थे, तो आपकी बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका जो पद रहा है 1 जून 1952 तक ये पद पर बने रहे थे, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये जो आपकी हैं महिला मुख्यमंत्री ये भारत की भी थी, और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश की भी पहली बनी, पहली शब्द है ना, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, आपका बी नंबर, सुचेता कृपलानी है, ये पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी बनी थी। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पर अगर ये पूछे कि यहाँ पर विजय पंडित से क्वेश्चन बनता है, विजय पंडित कौन है, तो भाई विजय लक्ष्मी पंडित ये आपकी यूएन, ठीक है, यूएन की प्रथम महिला राजदूत के रूप में बनी थी। और अगर मायावती की बात करें तो मायावती ये यूपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है। देख लीजिए, राज्य का पदभार कभी नहीं संभाला है, तो देखिए कौन नहीं संभाले हैं, तो देखिए यहाँ पर पहले पता कर लेते हैं किनका कार्यकाल कब तक था, तो पता चल जाएगा। देखिए जो आपके HP मोदी हैं, इनका जो कार्यकाल रहा है वो आपका 1949 से 1952 तक इनका कार्यकाल रहा है। फिर इसके बाद आते हैं मणिकलाल मुंशी का जो आपका समय रहा है ये आपका कह सकते हैं 1952 से 57 तक इनका कार्यकाल रहा है। फिर इसके बाद कह सकते हैं डॉक्टर बरगुला रामकृष्ण राव, इनका 60 से 62 रहा है, ठीक है, 60 से 62 रहा है। इस कारण से आपके कौन, तो आपके भाई श्री चंद्र भानु गुप्ता ये राज्य के राज्यपाल का पदभार नहीं संभाले हैं। क्लियर हो गया आज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। सिंपल सा है, हमेशा से आपने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, वर्ष 1989 में।
याद रखिए उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम हुआ था कब? 1989। उसी के अकॉर्डिंग इसे आपका किया गया था कि शासकीय कार्यों में उर्दू को भी यहाँ पर दूसरी राजभाषा घोषित किया गया। पहली राजभाषा आपकी कौन है? तो आपकी हिंदी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? लोकायुक्त का कार्यकाल जो सर्वाधिक रहा है वो आपका किसका रहा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका सी होगा, न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा। अब शासनकाल कितना से कितना रहा है भाई? इतना बड़ा कैसे हो गया? ये कह सकते हैं है कितना? तो इनका शासनकाल 16 मार्च 2006 से, ठीक है, 16 मार्च 2006 से इनका स्टार्ट हुआ था और 30 जनवरी 2016 तक इनका कार्यकाल रहा। देख लीजिए 2006 से 2016 तक इनका कार्यकाल रहा था। वहीं पर देखा जाए जो आपके मुर्तला हुसैन है, मुर्तला हुसैन का शासनकाल आपके 83 से 89 तक रहा था। ठीक है, 1983 से 89 तक इनका कार्यकाल रहा था। वहीं पर कैलाश नाथ गोयल का 89 से आपके कह सकते हैं 1995 तक रहा था। ठीक है, और जो आपके चंद वर्मा है इनका 2000 से 2006 तक रहा था। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि सबसे बड़ा का शासनकाल किसका था? तो आपके न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा का था। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि इसके पहले आपने रट्टा मारा होगा, अब आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, डॉक्टर डी तिवारी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी इन्हें बोलते हैं, एन.डी. तिवारी बोलते हैं। ठीक है, एन.डी. तिवारी या नारायण दत्त तिवारी के नाम से जानते हैं, ये कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपके थे ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। ठीक है, और अदर आपके जो रहे वो आपके कह सकते हैं आपके हैं। अच्छा, वर्तमान में पूछे कि मतलब आपके जो आपके हैं वो आपके कौन है? तो आपके कह सकते हैं आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि राम नाईक ने वर्ष उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तो भाई राम नाईक ने जब राज्यपाल की शपथ लिया था ये किस सन में लिया था? इन्होंने किस सन में लिया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, 2014 में लिया था। याद रखिए कब लिया था, तो डेट याद रखिएगा 22 जुलाई। ठीक है, ये जुलाई जो आपकी इससे याद रखना 22 जुलाई 2014 को राम नाईक ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के 27वें, ठीक है, 27वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? कब अस्तित्व में आया था ये पूछा है। ठीक है, ये नहीं पूछा है कि बना था, अस्तित्व में आया था। तो ये कब आया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को ये अस्तित्व में आया था। और फिर इसके बाद जब ये आपका संयुक्त आपका हो गया था, इसके बाद जब आपका उत्तर प्रदेश बनाया गया था तब 24 जनवरी 1950 को आपका हुआ था। ठीक है, ये आपका क्या दिया है संयुक्त प्रांत के रूप में, तो आपका 1 अप्रैल 1937 को आया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है, तो भाई कौन सा जिला नहीं है? तो यहाँ पर अमेठी हो गया, वहीं पर आपका दिया बस्ती, देहरादून और मेरठ। तो भाई देहरादून क्या यूपी में पड़ता है क्या? यूपी में पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है ना, ये तो उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा उत्तर प्रदेश की 2 भाषाओं में से एक है? उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा हमने बताया, एक हिंदी और दूसरी आपकी उर्दू। सिंपल सा जवाब है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी को चयन करना है। यहाँ पर आपके कौन सा जिला उनका मुख्यालय, यहाँ पर गलती कहाँ पर है ये आपको देखना है। तो देखिए अमेठी का जो आपका मुख्यालय है वो आपका गौरीगंज है। ठीक है, ये तो क्लियर है। सोनभद्र का आपका है रॉबर्ट्सगंज है, ये भी क्लियर है। कुशीनगर का आपका पडरौना है, ये भी क्लियर है। वहीं पर दिया है कौशाम्बी, कौशाम्बी का जो आपका है वो भाई मंझनपुर है। क्या है भाई? मंझनपुर है, मंझनपुर। ठीक है, मंझनपुर आपका है, वैशाली नहीं है। तो इस प्रकार से कौन सा आपका गलती था? डी वाला आपका गलत था। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? बताइए भाई, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? प्रथम राज्यपाल पूछा है, तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये आपके थे सरोजनी नायडू। और इसके पहले जो प्रश्न आया था उसमें हमने बताया था कि जब ये यूनाइटेड बदल कर आपका हुआ था तब वो आपके थे। ठीक है ना, लेकिन ये आपके हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरोजनी नायडू। 30 का जवाब कौन हो जाएगा? तो 30 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, 1947 से 49 तक ये आपके राज्यपाल रही थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछा जाता है।
तो यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो भाई कब बना था? तो ये आपके यहाँ पर यहाँ पर 1950, ठीक है, यही तो अभी आपने पढ़ा था। तो यूनाइटेड प्रोविंस कब बना? 1950 में, ठीक है। 31 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। देखो ये थोड़ा सा ऐसा है कि जब 1836 की बात आती है, 1836 से ये उत्तर पश्चिम प्रांत कहलाता था। फिर इसके बाद 1887 में क्या हुआ कि उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध संयुक्त प्रांत हो गया था। फिर 1902 आती है, डेट आपकी आती है जो रटना है, ये आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत आपका बना था। फिर इसके बाद आपका 1937 आता है। ये 1937 इसे बोलते हैं संयुक्त प्रांत या इसे बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं। फिर इसके बाद 1950 जो होता है वो आपका होता है उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो आपका है कौन सा है? बिल्कुल इजी है, राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा? आपका डी नंबर, ठीक है। आपका कौन है? तो सारस या कह सकते हैं क्रॉच है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं राज पशु कौन है? बारहसिंगा। राज्य मछली, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन बच्चे गलती कर देते हैं कि राज्य मछली क्या है? तो आपका चीतल है। क्या है आपका? चीतल है। हमने आपको जब मास्टर वीडियो बनाया था तब हमने आपको दिखाया भी था, ठीक है। राज्य पक्षी आपका सारस, राज्य वृक्ष आपका अशोक और राज्य पुष्प आपका पलाश, ढाक या टेसु। याद रखिए पलाश का एक नाम और होता है ढाक होता है, ठीक है, ढाक होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को आते हैं कह आपसे कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? राज्य पक्षी क्या है? तो सिंपल सी बात है, कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर सारस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया है। तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं कुछ ऐसे जिले हैं जो आपके दूसरे राज्यों के भी जोड़े गए हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं 8 जिले यूपी के हैं। 8 जिले में आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली, ये आपके 8 जिले हैं जो इसमें हैं। फिर आपके हरियाणा में कौन है? तो हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, खेड़ी, झज्जर, पानीपत और आपके परवन, महेंद्रगिरी, भिवानी, जींद, करनाल और राजस्थान के भरतपुर और अलवर हैं। तो भाई इनमें सभी आपको मिल गए ना, लेकिन एक नहीं मिला आपका, कौन सा? तो अलीगढ़, ये आपका नहीं है। क्लियर हुआ ना? क्योंकि ये जो आपका है कहाँ का है? ये हरियाणा से है, करनाल भी हरियाणा का है, मुजफ्फर तो आपकी यूपी का है। अब समझ में आ गया होगा? चलिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जींद शायद पहली बार सुने, तो भाई जींद अपने यहाँ का नहीं है, ये आपके हरियाणा का है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया, कह रहा आपसे कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन थे? तो पूछा गया है स्वतंत्र भारत, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन है, ये कह सकते हैं आपके प्रथम विधानसभा आपके अध्यक्ष रहे हैं। ये आपके बने कब से कब थे? तो ये आपके कह सकते हैं 1937 से लेके 1950 तक ये रहे थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? चलिए बताइए भाई, ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? तो याद रखिए जैसे आपका आगरा है, धौलपुर है, मथुरा, मैनपुरी, एटा, ये आपकी जो सिटी हैं, ये जो आपके आते हैं ये निचली दोआब में आते हैं। कौन से दोआब में? निचली दोआब में आते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, निचली दोआब। अब देखो हमने बताया था गंगा है ना, यमुना के बीच का जो आपका है इसे दोआब बोलते हैं, या कोई भी दो नदी हो उनके बीच को हम लोग दोआब बोलते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाले में है तो ये आपका ऊपरी दोआब हो गया, यहाँ पर जो नीचे वाला है आपका निचली दोआब हो गया। और लगभग सब जो पढ़ते हैं आपको यही क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। तो बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो ये आपके कौन थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, विशंभर दयाल, ठीक है। विशंभर दयाल थे जो कि आपके 1970 से आपके 1982 तक रहे थे, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, आपके 1976, ठीक है। कब हुआ था? तो आपके 1976 का एक अधिनियम आया था, ठीक है, जो कि समय समय पर आपका संशोधित होता रहता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो राज्य पक्षी आपका कौन है? सारस या कह सकते हैं आपका क्रॉच है, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाता है? ये क्वेश्चन जो बनेगा थोड़ा सा टफ कर देगा, तो ये पूछेगा कि ये पाया कहाँ जाता है? तो ये गंगा के मैदानी भागों और भारत के जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या आपकी कितनी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, आपके 9 है। कितने हैं भाई? तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र आपकी पहचान की गई है, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना
में की गई ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। देख सकते हैं कि आपके ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, ठीक है, 2020 में पूछा गया अभी। तो ये जो आपकी समिति जो आपकी की थी, स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर 1993, ठीक है। कब की गई थी? तो आपकी 1993 में ये कह सकते हैं की गई थी, जो कि आपके विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न विभाग इनकी संबंधित जांच के लिए आपकी की गई थी, ठीक है ना। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक आपका नहीं है? तो देख सकते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में आपका कौन सा यहाँ पर नहीं है। 44 नंबर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपकी शारदा नहर है, इससे भी होती है, रामगंगा भी होती है, गंडक से होती है, लेकिन भाई वर्षाजनक से ये परियोजना आपकी नहीं है, जो कि सिंचाई के लिए भाई आपकी ये नहीं है। समझ में आ गया ना। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध जो बनाया गया है वो किस नदी पर? तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। तो ये लगभग झांसी से देखा जाए तो आपकी 25 किलोमीटर दूर आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, बेतवा नदी पर, ठीक है, बेतवा नदी पर आपका है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? उत्तर प्रदेश राज्य में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? तो ये जो आपका है ऑप्शन डी आपके सोवियत रूस, ठीक है। किसके सहयोग से? तो सोवियत रूस के सहयोग से, जो कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड के टिहरी राज्य के भागीरथी पर आपका बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपका हो ही चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये बांध जो आपका है ऑप्शन बी, ये आपका रामगंगा बांध है, ठीक है, रामगंगा बांध है। और ये जो आपका बना था ये आपके 1978 में, ठीक है, 1978 में बना था। वहीं पर जो माता टीला बांध है इसकी ऊंचाई आपकी 46 मीटर है, और ये जो आपका बना था 1958 में बना था, ठीक है, 1958 में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रामगंगा बांध। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि आलू के उत्पादन में भारत में सबसे जो आपका कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का स्थान है वो आपका कौन सा? तो देख सकते हैं कि आलू के उत्पादन में जो आपका उत्तर प्रदेश है वो आपका अग्रणी रहता है, अर्थात कह सकते हैं कि आपका पहला स्थान है, ठीक है, पहला स्थान आपका है। और इसके बाद देखा जाए तो गन्ना है ना, गन्ने के उत्पादन में हो जाता है। अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थापित है? याद रखिए उत्तर प्रदेश में एक जगह आपकी है जो आपका गाजीपुर है, ठीक है, कहाँ पर? गाजीपुर में। तो गाजीपुर में जो आपकी है वो आपकी अफीम की फैक्ट्री है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र सरकार की, ठीक है, केंद्र सरकार की है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, गाजीपुर। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई अर्थात जो कपास है ना, तो कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर आपने कपास के बारे में सुना होगा, कपास की जो बुआई होती है वो आपकी कब होती है? तो ये जो आपकी होती है, याद रखिएगा, आपके अप्रैल का पहला पखवाड़ा, ठीक है, कब होती है? तो अप्रैल के पहले पखवाड़े में ये आपकी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। और देखा जाए जो आपकी कपास होते हैं तो जैसे आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, यहाँ पर आपकी कपास की खेती होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, अर्थात उत्तर प्रदेश जो आपका है ये सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? तो यहाँ पर दिया है केला, आम, अमरूद और पपीता। राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, आम के मामले में, ठीक है, आम के मामले में आपका है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं पर देखा जाए कि महाराष्ट्र ये अमरूद का है, और बिहार जो आपका है वो लीची का होता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज जो आपकी अनाज हैं तो अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? मतलब वही कह सकते हैं कि जो अनाज फसलें आपकी उत्तर प्रदेश में वो आपकी देखो कौन सी, तो जो आपके कह सकते हैं कि प्रमुख पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर चावल तो साथ में सभी के है, तो चावल, गेहूँ और आपका जौ और मक्का। देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का, ये आपका हो जाएगा 52 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपकी कह सकते हैं प्रमुख फसल आपकी इसमें अंतर्गत में आती हैं, ठीक है। और प्रथम स्थान में देखा जाए तो प्रथम स्थान में गेहूं, गन्ना, आलू, इसमें आपका पहला रहता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न, तो भाई खाद्यान्न का जो सबसे बड़ा उत्पादक है आपका कौन सा है? तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश। याद रखिए कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश है जो कि खाद्यान्न के उत्पादन में आपका अग्रणी ही रहता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे
कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। देख लीजिए तराई क्षेत्र में है और जो सुगंधित आपकी चावल की किस्म है इसका नाम पूछा गया है। तो ये आपकी कौन सी है, तो ये है आपकी काला नमक। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था। देखो तो काला नमक है ये आपके तराई क्षेत्र में अगर पूछे तो जगह एक पड़ती है सिद्धार्थनगर, नाम सुना होगा। सिद्धार्थनगर में आपकी उगाई जाती है आपकी ये चावल की फसल है और ये सबसे अच्छे गुणवत्ता वाले चावलों में इसकी गिनती होती है। ठीक है, और अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से उत्पादक है किसका है। तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो आपका औरैया जिला है ये जो आपका उत्पादक है किसका, तो ये है आपके शुद्ध देसी घी का। ठीक है, किसका है आपके, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये शुद्ध देसी घी का आपका उत्पादक है। ठीक है, और ये पूछ ले अगर कि जो आपका औरैया आता है वो किस मंडल के तहत आ जाता है, तो आपके कानपुर मंडल के तहत आपका आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में रूप में जाना जाता है अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज कहा जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसे हम लोग स्थानीय भाषा में मूंज कहते हैं। तो यहाँ पर इस शब्द का नाम जो बोली है वो आपका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका जो है आपका सरपत। ठीक है, याद रखिए सरपत है। तो यहाँ पर आपका ये सरपत यहाँ पर भरा जाएगा, जो कि देख सकते हैं कि ये स्थानीय बोली में सरपत बोलते हैं और कई जगह ये जो आपके बोली जाती हैं आपकी मूंज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा नरकुल या कह सकते हैं सरपत या मूंज, है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है, व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, जवाब देख लीजिए गेहूँ, चावल, तिलहन और आपका कपास है। तो 57 का जवाब आपका कौन सा बनेगा, व्यापक रूप से पूछा गया है तो व्यापक रूप से आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका डी नंबर कपास। देखो कपास, यहाँ पर ये मत सोच लेना चावल, हम क्या कह रहे हैं कि व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं उगाई जाती है, तो आपकी कपास नहीं उगाई जाती है। ठीक है, और व्यापक रूप से देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ, चावल, तिलहन, गन्ना ये आपको ढेर होते हैं, लेकिन कपास आपकी कह सकते उत्तर प्रदेश में ज़्यादा आपका नहीं होता है। कपास की खेती के लिए आपकी कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, काली मिट्टी। और भाई काली मिट्टी कहाँ मिलती है, तो आपको जो मिलती है महाराष्ट्र मिलती है ना। तो गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ पर आपको व्यापक रूप से उगाई जाती है, जो आपकी कह सकते हैं कौन सी, तो आपकी कपास होती है। ठीक है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश जो प्रथम स्थान पर है वो किस किस चीज़ में आपका होता है, तो गेहूँ, गन्ना, आम, अमरूद, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी है, ये ढेरों चीज़ में आपका कह सकते हैं प्रथम स्थान आप रखता है। ठीक है, चीनी हो गया, शहद हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नींबू, और नींबू कहाँ पर होता है भाई, नींबू कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका होता है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर। देखो नींबू या संतरा, ठीक है, नींबू हो या संतरा हो, तो सात से संतरा, सात से सहारनपुर हमने बताया था ना, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर हो जाएगा सहारनपुर और मेरठ। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया है कि भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत आपके यूपी में पैदा करता है, अर्थात तो भारत में जो गन्ना होता है तो उसके अनुसार से देखा जाए तो प्रतिशत के आधार पर आपके यूपी में जो होता है वो आपका कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 25 से 40%। ठीक है, कितना हो जाता है भाई, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 25 से 40%, ये आपको उत्तर प्रदेश में हो जाता है। वहीं पर देखा जाए कि एवरेज में देखा जाए गन्ना में, तो आपका उत्तर प्रदेश लगभग आपका जो होता है वो 41%। ठीक है, महाराष्ट्र 20%, कर्नाटक 10%, तमिलनाडु 19.94%। तो इनमें से आपने देखा मैक्सिमम जो आपका कौन सकते हैं आपका कौन सा है, तो आपका यूपी है, लगभग 40-41 के एवरेज में आपका होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अभी हमने आपको बताया था आम के मामले में आपको कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आपका है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका कर्नाटक, बिहार, गुजरात। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो गन्ना उत्पादन में आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये भी स्थान आपका कौन सा होगा भाई, तो प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कि आपका प्रथम स्थान पर आपका है। ठीक है, और वहीं पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, तो प्रमुख उत्पादकों में देख सकते हैं कि इन ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गन्ना उत्पादन में कह सकते हैं आपका अग्रणी रहता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है,
तो यहाँ पर याद रखिए ये जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा, ये आपके कहाँ पर है, तो ये आपके है चंदौली में, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा चंदौली। ये आपके कह सकते हैं वाराणसी से लगभग आपके 70 किलोमीटर आपका दूर स्थित है, ठीक है। और इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी ये आपकी 1957 में इसकी आपकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सिंपल सी बात है, कहाँ पर आपके स्थित होगा, तो आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, आपका ए नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कह रहा आपसे खैनी वन्यजीव अभ्यारण्य और करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और यहाँ पर आपका चंद्रप्रभा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर चंद्रप्रभा। सभी प्रश्न आप देख सकते हैं 2019 2020 तक आपके पूछे गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था, ठीक है। ये कह सकते हैं वनों की अधिक प्रभावी संरक्षण विकास के लिए ये कह सकते हैं आपका किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी जो स्थित है, जिसे हम लोग लायन सफारी भी बोलते हैं ना, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ये आपके कहाँ पर है, आपके इटावा में है, ठीक है, इटावा में है। और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बाघों के संरक्षण से पूछा गया है, बाघों के संरक्षण से। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बाघों के संरक्षण से 3 टाइगर रिजर्व आपके स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व आपका दुधवा टाइगर रिजर्व था लखीमपुर खीरी में, जो कि 1987 में बना था। दूसरा आपका अमनगढ़ टाइगर है जो कि बिजनौर में है, ठीक है, 2012 में। और तीसरा आपका पीलीभीत में है, ठीक है, जो कि 2014 में था। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला अमनगढ़। देखो अभी बताया ना कि अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये आपके बिजनौर में पड़ता है, याद रखिए बिजनौर में है। और इसकी जो आपकी घोषणा हुई थी ये आपकी 2012 में हुई थी, ठीक है, 2012 में। और पहला आपका कौन है, तो पहला जो आपका है दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर वाला, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो दिया है कौन, बी वाला है, तो वही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो कि 2014 में की गई थी। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आया है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में 2016 में शिशु मृत्यु दर, तो देख लीजिए ये 2019 में क्वेश्चन आप पूछा गया है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 2016 में जो आपकी शिशु मृत्यु दर थी वो आपकी कितनी, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये आपकी कितनी थी, तो आपकी 43, ठीक है, कितनी भी 43। भारत का देखा जाए सबसे अधिक आबादी वाला जो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो शिशु और कह सकते हैं 5 साल से जो कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर है वो कह सकते हैं कम करने के मामले में जो आपका ये है, इसमें से कह सकते हैं कि आपका एमपी आपका वर्तमान में देखा जाए तो एमपी आपका फर्स्ट में है, ठीक है। और फिर इसके बाद कह सकते हैं कि आपका यूपी जो है कह सकते हैं पहले यूपी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो आपका है वो आपका एमपी है, जो कि शिशु मृत्यु दर में वहां पर मृत्यु ज्यादा हो रही है बच्चों की, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है। सर्वाधिक साक्षर जनपद 2020 में देख लीजिए प्रश्न आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका हमेशा से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए सबसे पहला स्थान आपका गौतम बुद्ध नगर का आता है ना। गौतम बुद्ध नगर में जो आपका कह सकते हैं 80.12% आप लोग आपके शिक्षित हैं। फिर इसके बाद कानपुर नगर का आता है जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कानपुर नगर में जो लोग पढ़े लिखे हैं वो 79.65% आपके हैं, ठीक है। औरैया में 78%, इटावा में 78 उसमें भी है, लेकिन औरैया में 78.95 है, लेकिन इटावा में 78.41% है, ठीक है। गाजियाबाद में 78.07% है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, बी वाला। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो भाई जनसंख्या के हिसाब से पूछा गया है, और जनसंख्या के हिसाब से ये आपका कौन है, तो आपका ये है इलाहाबाद, जो कि आपका प्रयागराज है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। देखो जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान आपका इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर इसके साथ कह सकते हैं कि लखनऊ का आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। न्यूनतम में देखा जाए तो न्यूनतम में आपका महोबा, ठीक है, न्यूनतम में कौन होता है, महोबा होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कह रहा आपसे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि जो आपका रहा है प्रतिशत कितना रहा है। तो देख लीजिए वृद्धि दर जो आपकी रही है वो आपकी प्रतिशत वृद्धि दर कितनी रही है, तो
तो ये रही है आपके ऑप्शन राइट। देख लीजिए ऐसे ऐसे आपको पॉइंट दे दिया है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो आपका रहा है 20.23% रहा, याद रखिए 20.23% रहा है, ठीक है, क्लियर है। और यही डाटा जो 2001 में हुआ करता था वो डाटा जो रहा था वो 17.7 था, लेकिन वर्तमान में देख सकते हैं अर्थात इसमें कितना हुआ, इतने परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ ना। चलिए अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। तो भाई जनसंख्या पूछा है तो यहाँ पर छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि जनसंख्या के हिसाब से जो आपका है वो आपका कौन, तो आपका प्रथम स्थान पड़ता है, ठीक है, प्रथम स्थान आपका है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात कितना है, तो भाई लिंगानुपात कितना है यहाँ पर, लिंगानुपात, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, ये है 912, ठीक है। कितना भाई, तो 912 है, जो कि कह सकते हैं 2001 में कितना था, 2001 में कितना था, तो 2001 में 898 हुआ करता था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार कितना हो गया है, 912 हो गया है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगा अनुपात जो आपका है वो सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक आपके कहाँ पर है, तो देखिए सबसे अधिक आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो आजमगढ़ का कितना है, आजमगढ़ का है 1019 है, देवरिया का कितना है, तो 1017 है, ठीक है, 1017 है, गोरखपुर का 950 है, वहीं पर आपका जौनपुर का है 1024, ठीक है, 1024। तो अब आपको समझ में आ गया है कि 1024 जो आपका है वो आपका सही होगा कौन सा, तो जौनपुर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो देख सकते हैं कि आपकी कितनी है, तो ये देख लो 199 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी वाला आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन देखा जाए तो अब जनसंख्या आपकी पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। अभी आपको डाटा 2021 में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी। तो उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग में आपसे पूछा गया है, तो देखो 199 जो था ना, तो उसी को लगभग आप क्या बोलेंगे, आपका 200 मिलियन लगभग बोल देंगे, 200 मिलियन आप बोल देंगे। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो भाई सर्वाधिक जनसंख्या जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर, तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपके इलाहाबाद में, ठीक है, कहाँ पर आपके इलाहाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या, ठीक है। और अगर ये पूछ लेता कि सबसे अधिक जो आपका कह सकते हैं जनघनत्व तो कहाँ पर है, तो सबसे अधिक जो आपका जनघनत्व यूपी में है वो आपके गाजियाबाद का था, ठीक है, गाजियाबाद का, तो इसका आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम जनघनत्व कहाँ का, तो सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है आपके, तो ललितपुर का है। क्लियर हुआ। अच्छा अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपकी आबादी है वो आपकी कितनी आबादी, तो याद रखिए ये आबादी है 77.73, ये आपकी है कह सकते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार आपकी है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात यहाँ पर घनत्व पूछा गया है कि जो इसका जनघनत्व है वो आपका कितना है। तो यहाँ पर देख लीजिए जवाब क्या बनेगा, तो जवाब आपका क्या हो जाएगा 829। याद रखिए कितना आपका जनघनत्व है, तो आपका 829 प्रति वर्ग किलोमीटर ये आपका घनत्व है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके यूपी के बाद जो आपका बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो चौथा स्थान आता है वो आपके यूपी का आता है। याद रखिएगा कि जो स्थान है भारत में जनघनत्व के मामले में, तो पहला स्थान आपका बिहार आता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल आता है, फिर केरल, इसके बाद फिर आपका कौन, तो आपका यूपी का स्थान आपका चौथा है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है। तो सिंपल सा जवाब है कि आपके पहले स्थान पर है, ठीक है, पहले स्थान पर है, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नीचे दिए गए राज्यों में से महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है। सबसे कम पूछा गया है, तो सबसे कम देखो यहाँ पर कह सकते हैं कहाँ पर है, तो देखो यूपी में कितना है, तो यूपी में 57.2% है, ठीक है। वहीं पर बिहार की बात करें तो बिहार में 51.5% है।
राजस्थान की बात करें तो 52.1% है और उत्तराखंड की 70% है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था क्या कि आप सबसे आपकी कम तो आपकी कहाँ पर हो जाएगा, तो आपके बिहार में हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है। तो भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात कर दिया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी है वो आपकी 77.29 ये आपकी है, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना। लगभग में आपको सही करना है। लगभग में अगर आप सही करेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपका हो जाएगा वो हम लोग इसको ही सही मान लेंगे। ठीक है, इसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार वैसे है कितना, ये इतना है, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है। तो भाई यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो आपका है वो आपका 829 है। ठीक है, कितना है, 829 है, जो कि ऑप्शन के अनुसार अगर आप लगाएंगे तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 828 है, कितना, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ ना, ये डाटा आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है, मतलब वही आपका शिशु लिंगानुपात जो आपका है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो जवाब आपका हो जाएगा कितना, तो आपका ये जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका कह सकते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार बाल लिंगानुपात आपका 902 है। ठीक है, 902 है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश स्थान पर आपका है, मतलब भारत में जो आपके कह सकते हैं सॉफ्टवेयर जो पार्ट होते हैं इनके निर्यात के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश का पूछा है वह जो आपका स्थान है वो आपका कौन सा है। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश का यहाँ पर दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। पूरे भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश आपका, इसीलिए आप देखते हैं कि कानपुर को यहाँ पर टेक्नोलॉजी शहर भी कहा जाता है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आपके 2020 में देखो पूछा गया है कनिष्ठ सहायक में। ठीक है, और अभी ये जुलाई में पेपर आपका हुआ था। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तब यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो डेली का डेली क्लासें लेंगे तो फायदा आपका ही रहेगा। ठीक है, हम तो मेहनत आपको कर रहे हैं, हमने तो वीडियो बना दिया, लाभ किसको किसको मिलेगा, तो भाई जो देखेगा उसी को लाभ ही मिलेगा। समझ में आ रहा ना। तो भाई पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दें। और हमने बता दिया है हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल, अगर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे देव जी के ट्रिक, देव जी के ट्रिक आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आवश्यक पीडीएफ होती हैं, आवश्यक जानकारी होती है। किसी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो वहाँ पर कह सकते हैं कि क्लियर हो जाता है डिस्कशन के माध्यम से। अगर कोई प्रश्न किसी वजह से गलती भी है तो भी वहाँ पर डिस्कशन आपका हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, वहाँ पर आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।